हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। आज बात करेंगे आईएनएसटीसी के बारे में, अर्थात इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो हाल ही में जो है न्यूज़ में चल रहा है। और आइए देखते हैं ये क्यों न्यूज़ में चलता है। तो हाल ही में क्या है कि रूस ने पहली बार जो है आईएनएसटी के माध्यम से जो है भारत में कोयले की जो है ट्रेनें भेजी हैं। और ये जो कंसाइनमेंट है वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान के जो बंदरगाह है अब्बास बंदरगाह, वहाँ से होते हुए मुंबई बंदरगाह तक ये पहुँचा है, जो 7,200 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये देखिए, पहले जो है ये 16,000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया करता था, लेकिन अब आईएनएसटीसी के माध्यम से 7,200 किलोमीटर की ये यात्रा और सामान जो है वो जल्दी पहुंच जाता है। तो जो रूस का जो सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ से ये देखने को मिलता है और मुंबई यहाँ तक ये पहुंचता है। और कैसे पहुंचता है? यहाँ से ये ईरान, यहाँ से ईरान के माध्यम से फिर यहाँ पे अजरबैजान आ जाता है, फिर रूस आ जाता है। तो इस तरह ये यूरोप, मध्य एशिया और एशिया तक क्या है ये माल पहुंचाता है। आइए पहले जानते हैं कि आईएनएसटीसी आखिर है क्या। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण जो परिवहन गलियारा है आखिर है क्या। तो आईएनएसटीसी जो है वो 7,200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोड ट्रांजिट रूट देखने को मिलता है, जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के रास्ते से, कैस्पियन सागर से और फिर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के रास्ते से उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। यह भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल के परिवहन के उद्देश्य से जहाज, रेल और सड़क के मार्गों को ये आपस में जोड़ता है। यहाँ अगर देखा जाए, ये रूस हो जाता है, ये अजरबैजान हो जाता है, ये ईरान हो जाता है और ये भारत हो जाता है। अब यहाँ से भारत तक की यहाँ पे बात करें, ये इस तरीके से, तो भारत में ये मुंबई में नवा शेवा जो है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ से ये गुल्फ ओशियन से होते हुए जाता है ये ईरान, ईरान से फिर मध्य एशिया से होते हुए जाएगा और फिर कैस्पियन सागर से होते हुए क्या है सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ ये जाएगा। वहीं आगे अगर इसके बारे में बात की जाए, तो 12 सितंबर 2000 को सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस में है के सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2000 में यूरोप और एशियाई परिवहन सम्मेलन में ईरान, रूस और भारत द्वारा इसको हस्ताक्षर किया गया था और त्रिपक्षीय समझौते पर क्या हस्ताक्षर किए गए थे। आईएनएसटी में अगर वर्तमान सदस्य की बात करें तो 10 सदस्य देखने को मिलते हैं और 3 इसमें देश जो हैं वो शामिल देखने को मिलते हैं, जिसमें 10 जो हैं अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस और ओमान देखने को मिलते हैं। वहीं ईरान, रूस और भारत इसमें शामिल हो जाता है। तो कुल 13 जो है सदस्य इसमें देखने को मिलते हैं। वहीं इसमें मार्ग की बात करें तो इसमें सेंट्रल कॉरिडोर इसमें शामिल है। सेंट्रल कॉरिडोर में अगर बात की जाए तो मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आ जाता है और हामुस जल संधि पर जो बंदरगाह है ईरान का अब्बास बंदरगाह आ जाता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो भारत का क्या आ गया, मुंबई में नवा सवा आ जाता है। वहीं यहाँ पे हाउस जल संधि देखने को मिलेगी और क्या है अब्बास बंदरगाह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब्बास बंदरगाह यहाँ पे देखने को मिलता है ईरान में, और यहाँ से आपकी हामुस जल संधि यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं अगर बात की जाए इसके पश्चात, ये नौशहर, अमीराबाद, बंदर ए अंजाली से होता हुआ ईरान क्षेत्र से गुजरता है और कैस्पियन सागर से होते हुए रूस में ओलिया और अस्त्रखान पोर्ट तक ये विस्तारित है। तो ये अस्त्रखान और यहाँ पे बंदरगाह अंजलि अंजाली जो है वो देखने को मिलता है। वहीं वेस्टर्न कॉरिडोर में क्या आ जाता है, यह अस्तारा जो अजरबैजान है और अस्तारा जो ईरान में पड़ता है, अर्थात ये अजरबैजान और ईरान की सीमा पर एक बंदरगाह है अस्तारा। यहाँ आपको अस्तारा बंदरगाह देखने को मिलेगा। ये की सीमा पर नोडल बिंदुओं से अजरबैजान के रेलवे नेटवर्क को ईरान से जोड़ता है और आगे समुद्री मार्ग से होते हुए भारत में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से ये जोड़ता है। वहीं पूर्वी कॉरिडोर में कजाकिस्तान आ जाता है, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे जो है मध्य एशियाई देश इसमें शामिल हो जाते हैं।
इसमें यहाँ देखो कजाकिस्तान देखने को मिलेगा, उज़्बेकिस्तान देखने को मिलेगा और तुर्कमेनिस्तान इसमें देखने को मिलेगा। वहीं भारत के लिए आखिर इसका क्या महत्व है? तो व्यापार मार्गों का विविधीकरण यहाँ देखने को मिलता है। आईएनएसटी के द्वारा क्या है, भारत को हार्मोज जल संधि और जो लाल सागर है जैसे अवरोधक बिंदुओं को पार करने की अनुमति देता है। अर्थात जो लाल सागर पे जो दूसरे देश देखने को मिलते हैं वो अनुमति नहीं देते हैं, और इसके जरिए से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आसानी हो जाएगी और वहाँ जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधे जो है इस मार्ग से होते हुए क्या है, हम व्यापार कर सकते हैं और यहाँ से हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसराइल हमास संघर्ष और दक्षिणी लाल सागर में जहाज़ों पर होती हमलों से हमें जो है छूट मिल सकती है। वहीं जरिए इसके जरिए क्या होगा, भारत पाकिस्तान और ऐसे अफगानिस्तान को दरनिकार कर कर हम क्या है सीधे मध्य एशिया से क्या है रास्ता बना सकते हैं। वहीं मध्य एशिया के साथ बेहतर संपर्क हमें देखने को मिलते हैं। भारत जो है वो रूस, काकेकस और जो पूर्वी यूरोप के बाजारों को जोड़ता है और कनेक्ट सेंट्रल एशिया जैसी पहलों के माध्यम से मध्य एशिया गणराज्यों के साथ व्यापार कर सकता है, ऊर्जा सहयोग कर सकता है, रक्षा कर सकता है, आतंकवादी रोधी समस्याएं जो हैं उनको रोक सकता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान कर सकता है। वहीं स्वेज नहर मार्ग की तुलना में आईएनएसटीसी जो है वो 20 दिन जो है वो कम कर देता है। पहले जो है 20 दिन ज़्यादा लगते थे, इससे क्या 20 दिन जो है कम लग जाते हैं। पहले जो है 16,000 किलोमीटर का जो है रास्ता तय करना पड़ता था, लेकिन अब जो है 7,200 किलोमीटर ही जो है हमें रास्ता तय करना पड़ता है और माल ढुलाई में जो लागत है वो 30% की भी हमें जो है कमी देखने को मिलती है। ऊर्जा सुरक्षा में भी काफ़ी महत्व रखता है। आईएनएसटीसी जो है वो रूस और मध्य एशिया में ऊर्जा संसाधनों तक भारत की पहुंच को मजबूत बनाता है और मध्य पूर्व पर निर्भरता को ये कम करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से धातु कर्म कोयले का आयात भी 3 गुना बढ़ गया है और ऑस्ट्रेलिया से आयात में गिरावट के बीच इसके और बढ़ने की भी उम्मीद है। वहीं ईरान और अफगानिस्तान के साथ क्या है, भारत को क्या है संबंध मजबूत करने हैं। भारत ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में चाबार बंदरगाह से निवेश किया है और आईएनएसटीसी के लिए एक समझौता पर क्या है हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसका उद्देश्य मध्य एशिया देशों के साथ क्या है हमें व्यापार को और अधिक सुविधाजनक बनाना है। वहीं चाबार बंदरगाह जो है वो भारत, ईरान और अफगानिस्तान के लिए एक आवश्यक बंदरगाह बन जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है वो सीधे समुद्री पहुंच और व्यापार के अवसर प्रदान करता है जो ईरान में है। वहीं आखिर चुनौतियाँ क्या देखने को मिलती हैं? भई सीमित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पोषण है। भई जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको जो है काफ़ी सारी जो है वित्तीय पोषण चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे विश्व बैंक के साथ जो है उसके अच्छे संपर्क बने हुए हैं, तो विश्व बैंक से उसे सहायता मिल जाती है, एशिया बैंक से उसे सहायता मिल जाती है, लेकिन इसको क्या है सहायता नहीं मिलती है किसी से भी आईएनएसटीसी को। आखिर क्या है, कारण क्या है भई? और ईरान और रूस पर जो है प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है 2018 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना के ज़रिए अमेरिका के हटने के बाद ईरान पर लगाए गए कठोर सैंक्शंस हैं, जिनकी वजह से जो है वित्तीय पोषण में कमी देखने को मिलती है। मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताएँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टेट आ जाते हैं, उनमें काफ़ी सारी आतंकवादी संगठन हमें देखने को मिलते हैं और जिनसे क्या है सुरक्षा खतरा जो है वो पैदा हो जाती है, जो निवेश और मार्ग में संचालन को क्या करते हैं बाधित भी करते हैं। वहीं टैरिफ और सीमा शुल्क देखने को मिलता है। भई अलग-अलग देशों के द्वारा अलग-अलग जो है टैरिफ और सीमा शुल्क जो है वो लगाए जाते हैं, जिनमें क्या है माल की माल के आने और जाने में क्या है काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, देरी पैदा होती है। वहीं असमान बुनियादी ढांचा विकास हमें देखने को मिलता है। इस गलियारे से में जो है परिवहन के विभिन्न संसाधन जो उपयोग किए गए हैं, जैसे जहाज का भी प्रयोग किया गया है समुद्री रास्ते के ज़रिए और रेल का भी प्रयोग किया गया है, सड़क का भी यहाँ पे उपयोग किया गया है। जो भी सदस्य देश हैं, उनमें असमान बुनियादी क्या है विकास देखने को मिलता है, विशेष रूप से ईरान में, जहाँ पे जो है रेल नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है और सड़क भी जो है काफ़ी अड़चनें जो हैं वो पैदा करती हैं, जिनमें जो है सामान के आदान-प्रदान करने में काफ़ी जो है देरी होती है और जो है समय बर्बाद होता है। वहीं गलियारे और इसके व्यापक परिस्थिति तंत्र को भी विकसित करने के लिए जो है संयुक्त कार्य योजना का अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। आइए इसमें जो है लास्ट में कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे रूस है, तो रूस से जो है कौन-कौन से यहाँ पे देश जो है वो बाउंड्रीज़ लगाते हैं और यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है वो हमें मॉस्को देखने को मिलेगी।
तो यूनाइटेड स्टेट हो गया, जापान हो गया, मंगोलिया हो गया, चीन हो गया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, फिर बेलारूस हो गया, लिथुआनिया हो गया, लाटविया हो गया और एस्टोनिया हो गया, फिनलैंड हो गया। वहीं ईरान की बात करें यहाँ पे, तो तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इराक हो गया, तुर्की हो गया, आर्मीनिया हो गया और अजरबैजान हो गया। तेहरान जो है इसकी कैपिटल हमें देखने को मिलती है, ये पर्शियन गुल्फ आ जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।